कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एसिड बेस को क्लियर करने वाला कॉन्सेप्ट ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, जिसमें ब्रॉन्स्टेड-लॉरी दो वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत के द्वारा इसकी प्रस्तावना की थी। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका परिचय क्या है। परिचय देखने के बाद हम आते हैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट में। इसके पहले हमने एसिड बेस का नॉर्मल जो कॉन्सेप्ट देखा है, उसके अकॉर्डिंग जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो अम्ल होते हैं और जो स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं उनको अपन कहते हैं क्षार। फिर सेकंड कॉन्सेप्ट में आए अपन, वो था आर्निहस कॉन्सेप्ट। आर्निहस नामक वैज्ञानिक ने क्या कहा कि जो भी कंपाउंड हमें H+ आयन देता है वो एसिड होता है और जो OH- आयन देता है वो बेस होता है। इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि किसी भी यौगिक को या किसी भी पदार्थ को जब जल में घोला जाता है तो उनसे मुक्त होने वाला H+ आयन है यदि, तो वो कहला रहा था एसिड, और यदि किसी सब्सटेंस को जल में घोलने पर या जलीय विलयन में वो OH- आयन दे रहा है उसको इन्होंने कहा था बेस। इनका कॉन्सेप्ट इस आधार पर अस्वीकार किया गया था क्योंकि केवल जलीय विलायकों पर काम करता था। इसके द्वारा जो आर्नियस कॉन्सेप्ट था वो था कि जो एक्वस सॉल्यूशन में घुल करके H+ आयन देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल, और जो एक्वस सॉल्यूशन में घुल करके OH- आयन देते हैं उसको इन्होंने कहा था बेस। इसी बात को इन्होंने अपने तरीके से प्रस्तुत करा और कहा कि जो किसी भी विलयन में घुल करके हमें H+ आयन दान देते हैं उनको इन्होंने कहा अम्ल, और जो किसी भी विलयन में घुल करके H+ आयन ग्रहण कर ले वो कहला रहा था बेस। यहाँ पे सीधा से दो शब्द आता है, एक आता है एक्सेप्टर और एक आता है डोनेटर, जिसको इन्होंने एसिड और बेस नाम दिया। एक्सेप्टर जो H+ आयन एक्सेप्ट करता है उसको इन्होंने क्षार कहा, और जो H+ आयन डोनेट करता है उसको इन्होंने क्या कहा, एसिड कहा। जब दोनों कॉन्सेप्ट को कंपेयर करें अपन, आर्नियस कॉन्सेप्ट को और ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को, तो जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एसिड को लेकर के, ये तो बिल्कुल सही होता है। जो बात उन्होंने कही थी वही बात इन्होंने कही, बट इसका जो सेकंड कॉन्सेप्ट है बेस को लेकर के वो बिल्कुल सही नहीं है। इन्होंने कहा था जो जलीय विलयन में घुल करके OH- आयन देते हैं, पर इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को ना लेते हुए एक अपना कॉन्सेप्ट दिया, जो H+ आयन ग्रहण करते हैं वह क्षार कहलाते हैं। ये था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। मतलब पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किस पर आधारित था, प्रोटियम आयन पर आधारित था। प्रोटियम आयन क्या होता है, जैसे अभी हमने बात की कि H+ आयन, ये H+ आयन क्या है, H+ क्या है, इसको अपन कहते हैं H+ आयन या प्रोटॉन। क्या ये वही प्रोटॉन है जो किसी भी परमाणु में अपन बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन? नहीं, ये बिल्कुल भी वो वाला प्रोटॉन नहीं है। ये प्रोटॉन है जिसमें आयन होता है। कैसे आयन होता है, हाइड्रोजन को लेकर के अपन यदि चल रहे हैं तो हमको पता है कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, और एक, और सेम एज इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो भी कितनी होती है, एक होती है। यदि हम हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो इसके बाद क्या बचा, इस पर प्रोटॉन बचा। प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है, प्लस होता है, तो इसलिए हम इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, H+ से रिप्रेजेंट करते हैं।
मतलब कि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दान किया हुआ है। एज अ सिंबॉलिक फॉर्म में जो H+ लिखा जाता है वो प्रोटियम आयन को डोनेट करता है, प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार यदि अम्ल क्षार को लेकर के अपन एक एग्जाम्पल देखें, पहले देखते हैं अम्ल में। अम्ल के लिए देखते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रबल अम्ल माना जाता है। जब इसको विघटित किया जाता है तो ये 2 भागों में टूट जाता है, H+ आयन बनाता है और Cl क्लोराइड आयन में विघटित हो जाता है। तो जो इस कॉन्सेप्ट या इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है, H+ आयन जो डोनेट करें वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो HCl क्या हो गया, एसिड हो गया। सेम एज इसके बेस का एक एग्जांपल यदि अपन देखें तो बेस में लेकर के चल रहे हैं अमोनिया। अमोनिया का नेचर अपन को पता है कि ये क्षारीय होता है, पर इन्होंने इसको सिद्ध कैसे किया, इन्होंने सिद्ध किया कि ये मुक्त हुआ हाइड्रोजन आयन जो है, जिसको अपन प्रोटियम कह रहे हैं या प्रोटॉन कह रहे हैं, उसको ये एक्सेप्ट करके NH4+ में कन्वर्ट हो जाता है और इसका नाम हो जाता है अमोनियम आयन। अभी ये अमोनिया था, प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गया है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया है। तो जो इन्होंने परिभाषा दी ग्रहण करने और दान देने की, वो बिल्कुल सार्थक सिद्ध हुई। इस आधार पर हम देख सकते हैं कि HCl क्या है, एक अम्ल है, और NH3 क्या है, एक क्षार है। इस कॉन्सेप्ट को देने के बाद ही इन्होंने एक बात कही कि जब ये रिएक्शन देखी जाती है अम्ल क्षार की, तो हमें एक संयुग्मी जोड़ा प्राप्त होता है इनकी अभिक्रियाओं के फलस्वरूप। उसको इन्होंने कैसे क्लैरिफाई किया, जैसे अपन ने आर्नियस कॉन्सेप्ट को छोटे से पॉइंट में देख लिया, उसी तरह से ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट को भी छोटे से पॉइंट में ही देख करके समझ सकते हैं कि जो H+ आयन या प्रोटॉन दान करते हैं वो अम्ल कहलाते हैं और जो ग्रहण करते हैं वो क्षार कहलाते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बाद जो दिया गया वो कॉन्जुगेटेड पेयर था, मतलब संयुग्मी जोड़ा। संयुग्मी जोड़े की इन्होंने क्या बात की, इन्होंने बात की कि जैसे अम्ल क्षार को लेकर के अपन क्रिया कराते हैं तो उसमें हमें एक संयुग्मी जोड़ा प्राप्त होता है, और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो पूछा जाता है वो इन्हीं को लेकर के पूछा जाता है कि इसमें संयुग्मी जोड़ा है। देखते हैं अपन ने अभी लिया था HCl, ये क्या था, प्रबल अम्ल का काम कर रहा था, मतलब एसिड। दूसरा अपन ने लिया था क्षार क्या लिया था अपन ने, अमोनिया, NH3 बेस। जब इन्होंने इसकी रिएक्शन कराई तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग इन्हें संयुग्मी जोड़ों की प्राप्ति हुई, मतलब एक ही अभिक्रिया में अम्ल क्षार का जोड़ा मिलता है। कैसे मिलता है कि जब इनको आपस में क्रिया कराई जाती है तो NH3 जो है अमोनिया है, ये एक H+ प्रोटॉन ग्रहण करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है, और बचा हुआ जो क्लोरीन है वो क्लोराइड आयन के फॉर्म में अलग हो जाता है। अब यहाँ पर ये क्षार था, बट यहाँ H+ प्रोटॉन ग्रहण करने के कारण किस में बदल गया है, अम्ल में परिवर्तित हो गया है, मतलब एसिड बन गया है। और ये H+ दान करने के कारण यहाँ क्या बन गया है, ये बेस। इस प्रकार से एक ही अभिक्रिया में आपको 2 चीज़ें दिखाई दे रही हैं, 2 चीज़ें मतलब 2 जोड़े दिखाई दे रहे हैं। अम्ल था जो इधर जा कर के किस में बदल गया, क्षार में बदल गया, और इधर जो क्षार था वो इधर जा कर के किस में बदल गया, अम्ल में बदल गया। डिफरेंस किस बात का आया, डिफरेंस केवल इसमें H+ प्रोटॉन का आपको दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं है। यदि इस रिएक्शन को और ज़्यादा डीपली अपन समझें
तो जब लुईस स्ट्रक्चर अपन देखते हैं तो लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमको पता है कि जो हाइड्रोजन है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। इस अकॉर्डिंग इसमें कितने डॉट आते हैं? सिंगल डॉट आते हैं। सिंगल डॉट का मतलब क्या है कि इसमें उपस्थित जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है, उसकी संख्या कितनी है? केवल एक है। और जब केवल सिंगल डॉट पाया जाता है तो वो कहलाता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम एज अपन सेकेंड देखते हैं एलिमेंट को, क्लोरीन है। क्लोरीन किस ग्रुप का एलिमेंट है? सेवंथ या 17 ग्रुप का एलिमेंट है। इस आधार पर इसके ऊपर कितने डॉट आएंगे? 7 डॉट आएंगे। 4, 5, 6, 7 मतलब इसमें कितने पेयर बन रहे हैं इलेक्ट्रॉन के? 3 पेयर बन रहे हैं। बने हुए ये जो पेयर हैं ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इधर मैं लिख दूं, मतलब एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। सेम एज जो सिंगल पाया जा रहा है ये कहलाता है बीपीई मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो अपना एक और लास्ट बचता है एलिमेंट जो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन 5th ग्रुप का एलिमेंट है। इस अकॉर्डिंग इसके ऊपर 5 डॉट आते हैं। 1 2 3 4 5 मतलब एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बंध बनाने में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बंध बनाने में भाग लेते हैं, जबकि जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो कहलाता है एलपीई, जो बंध बनाने में भाग नहीं लेता है। जैसे हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयनों में विघटित हो जाते हैं। जैसे HCl 2 भागों में टूट जाता है, एक बनाता है H+ और एक बन जाता है अपन का Cl- आयन। सेम एज अमोनिया में देखें NH3 में, तो ये भी अपने अपने आयनों में टूट जाती है। कैसे टूटती है कि एक नाइट्रोजन अलग हो जाता है और 3 हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं। तीनों हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर कितना? माइनस चार्ज। यहाँ कितना चार्ज है? 2 है, 3 है, 4 है, इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, केवल अपन प्लस माइनस को लेकर के चल रहे हैं। प्लस जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी और माइनस जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इसी का सेकंड कॉन्सेप्ट देखें तो प्लस जो इलेक्ट्रॉन दान देता है और माइनस जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। इनकी प्रक्रिया किसके आधार पर होगी? लुईस स्ट्रक्चर के आधार पर होगी। जब ये अपने अपने भागों में विघटित हो जाते हैं तो इसमें क्या होता है? ये अपने अपने जोड़ों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। किस आधार पर? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता का क्रम क्या पाया जाता है आवर्त सारणी में कि जब अपन बाएं से दाएं चलते हैं पीरियोडिक टेबल में तो इसका मान बढ़ता है, पर जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो इसका मान क्या होता है? घटता है। इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी पाई जाएगी? नाइट्रोजन की पाई जाएगी। नाइट्रोजन कितने हैं इसके पास? इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, जिनमें से 3 बॉन्ड बताए गए हैं और 2 नॉन बॉन्ड बताए गए हैं और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बट जब इस माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के एटम के पास इतने सारे ऑप्शन हैं अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को फुलफिल करने के लिए, तो ये वो मौका छोड़ता नहीं है और तुरंत H+ आयन को ग्रहण करता है। 3 तो थे ही इसके पास और जो एक और यहाँ मुक्त हो रहा है उसको भी ये लोन पेयर तोड़ करके ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार अमोनिया के पास कितने आ गए हैं? H+ 4, तो अपन लिख देते हैं NH4 और कितना इलेक्ट्रॉन बचा? 1, तो उसको यहाँ शो कर देते हैं अपन। सेम एज सेकेंड देखें, अब बचा क्या? नाइट्रोजन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी और ये भी। अब क्या बचा अपना? केवल क्लोरीन बचा। तो क्लोरीन क्लोराइड में कन्वर्ट होकर के अलग हो जाता है।
इस प्रकार से ये दो भागों में विघटित हो जाता है। NH4 प्लस अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन बनाता है। और जैसे ही ये प्रोसेस सॉल्व होती है और लास्ट प्रोडक्ट जो हमको मिलता है वो होता है NH4Cl। तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस जो होती है न्यूट्रलाइजेशन की वो इस अकॉर्डिंग होती है। चाहे तो आप इसको लुईस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग देखें या किसी भी अकॉर्डिंग देख लें, लास्ट में जो आपको मैटर मिलना है वो मैटर वही रहता है। ये बात हुई इसके कॉन्जुगेटेड पेयर की, जिसको अपन कैप शॉर्ट फॉर्म में भी जान सकते हैं कि एक ही रिएक्शन में अपन को एसिड बेस के दो जोड़े प्राप्त होते हैं। यही जोड़े संयुग्मी जोड़े कहलाते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट का अगला पॉइंट जो देखते हैं वो देखते हैं अपन इसके एप्लीकेशंस या यूटिलाइजेशन ऑफ ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। इसकी उपयोगिता में देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट है सबस्टेंस, मतलब पदार्थ। ये किसी भी पदार्थ की अम्लीय और क्षारीय प्रकृति को स्पष्ट करने में काफ़ी हद तक सफल रहा। दूसरा पॉइंट है बेसिक नेचर। जो आर्नियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम इसके क्षारीय प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे, उसको इन्होंने क्लियर किया। कैसे क्लियर किया कि जैसे अमोनिया है तो इसको यदि जल में घोला जाएगा तो ये H+ आयन देगा, बट ये फिर भी बेसिक नेचर रखता है। इसको इन्होंने क्लियर किया क्योंकि ये H+ आयन ग्रहण करता है, मतलब H+ प्रोटॉन ग्रहण करके किस में ये कन्वर्ट हो जाता है, अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इस अकॉर्डिंग जो इसका नेचर है वो किस के अनुसार हो जाता है, बेस के अकॉर्डिंग। तो इन्होंने पदार्थ की क्षारीय प्रकृति को भी काफ़ी सफलतापूर्वक स्पष्ट किया। साथ ही साथ इसका तीसरा पॉइंट जो देखें तो साल्ट हाइड्रोलिसिस की अभिक्रिया को भी सफलतापूर्वक समझाता है। और फोर्थ पॉइंट देखा जाए तो ये किसी भी पदार्थ में उसके अम्लीय और क्षारीय गुणों की व्याख्या करता है और यह भी स्पष्ट करता है कि केवल यह जलीय विलयनों पर कार्यरत नहीं होता है, बल्कि अजलीय विलायकों में भी अपनी सफलता का पूर्ण प्रदर्शन करता है। क्योंकि आर्नियस ने केवल जलीय विलायकों के लिए अपना सिद्धांत दिया था, बट इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है वो जलीय अजलीय दोनों विलायकों के लिए है। तो आप फोर्थ पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, वो है in this concept are followed by all aqueous and non-aqueous solvent। लास्ट इसका पॉइंट जो देखते हैं वो देखते हैं इसकी कमियां या लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्ज। लिमिटेशंस में देखें इसकी तो मेन दो लिमिटेशंस हैं। पहली है ये पदार्थ की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट नहीं कर पाए कि इसका एसिडिक नेचर क्यों है। और साथ ही साथ जो इसकी दूसरी लिमिटेशंस थी वो ये थी कि यह कुछ ऐसी रिएक्शन है जिनमें प्रोटॉन का कोई भी भागीदारी नहीं है, किसी भी प्रकार का हिस्सा नहीं है। उन अभिक्रियाओं को ये समझाने में असफल रहा। आई होप जितने पॉइंट इस वीडियो में अपन ने देखे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। यदि आपको थोड़ा बहुत कहीं भी डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।